Hello everyone, welcome back to Live Cure Health. Myself Dr. Barkha Singh. So I hope you all are doing well. और हमारे 30 क्वेश्चंस रह गए थे AIPGT 2018 के. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 71st क्वेश्चन देखते हैं. सगंध निरग्नि मूर्छना का उदाहरण है, राइट. तो देखिए बेसिकली जो मूर्छना है वो 4 प्रकार की बताई गई है, राइट. तो इसमें जो 2 मेन कैटेगरीज आती हैं वो है सगंध और एक आती है निर्गंध. ठीक है. सगंध और निर्गंध नाम से ही पता लग रहा होगा कि एक में गंधक का इन्वॉल्वमेंट है और दूसरे में नहीं है, राइट. फिर सगंध को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है. एक आती है हमारी सअग्नि और दूसरी आएगी हमारी निरग्नि. ठीक है. तो सअग्नि में जो एग्जाम्पल है वो हमें मिलता है रस परपटी वगैरह का. ठीक है. रस परपटी का देख लो एक बार. इसमें भृंगराज स्वरस की 7 भावनाएं दी जाती हैं और ये गृहिणी वगैरह में यूज़ होता है. ठीक है. इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है. फिर निरग्नि में जो है हमारी 3 फर्दर कैटेगरीज हमें देखने को मिलती हैं. अंतर्धूम, बहिर्धूम और निर्धूम. ठीक है. अंतर्धूम में जो एग्जाम्पल है वो है सर्वांग सुंदर रस का. ठीक है. सर्वांग सुंदर रस. बहिर्धूम में जो एग्जाम्पल हमें मिलता है वो है रस सिंदूर. ठीक है. जबकि जो निर्धूम है उसमें एग्जाम्पल है कज्जली. ठीक है. तो ध्यान रखना कि सगंध, निरग्नि और निर्धूम ये क्या है? कज्जली. ठीक है. और कज्जली का जो फीचर बताया हुआ है वो है श्लक्षण पंख समान, एकदम कीचड़ की आकृति का हो जाता है ना. नेक्स्ट जो हमारी निर्गंध है ना, निर्गंध भी ऐसे ही डिवाइड की हुई है सअग्नि, सअग्नि और निरग्नि. ठीक है. तो सअग्नि में जो एग्जाम्पल मिलेगा वो है रस पुष्प, रस कर्पूर, है ना. रस पुष्प को कैसे याद रख सकते हो आप कि पुष्प को लपक, पुष्प को लपक. ठीक है. तो ये रस पुष्प का हो गया. ला से लवण, प से पारद और का से कासीस. ठीक है. और जो रस कर्पूर है वो उसका हमने याद किया था, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो गोपाल करके हमने याद रखा था, है ना. नेक्स्ट जो निर्गंध और निरग्नि का एग्जाम्पल है वो है मुग्ध रस. ठीक है. तो मुग्ध रस को जो है शिशु रोग हर बताया गया है. इसमें पारद और खटिका होता है 1:2 रेशियो में रिस्पेक्टिवली. तो इतना हमें पता होना चाहिए. ठीक है. तो इसका अब आंसर क्या हो जाएगा? कज्जली, राइट. आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 72. तो वराहपुट में प्रयुक्त उपलों की संख्या कितनी होती है? सो करेक्ट आंसर इज 500, है ना. यहीं पर याद रख लेना कि वराहपुट को जो है क्रोड़पुट भी कहा जाता है. ठीक है. क्रोड़पुट भी कहा जाता है. और इसकी जो प्रमाण बताया है वो एक रत्नी होता है. ठीक है. ये भी याद रख लेना, क्वेश्चन आ जाता है कई बारी. और गजपुट जो होता है उसमें 1000 जो है वन्योपल बताए हुए हैं. ठीक है. 1000. जबकि कपोतपुट जो है उसमें सबसे कम होते हैं. ठीक है. कितने होते हैं? 8, केवल 8 मिलेंगे. इसीलिए इसको कपोत को जो है लघुपुट भी बोला जाता है ना. और स्वल्पपुट भी कहा जाता है. ठीक है. तो ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 73 देखिए. हु इज द राइटर ऑफ रसशास्त्र ग्रंथ रस प्रदीपा रिटन इन 16th century? सो प्राणनाथ इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. Which schedule should you refer for having information about GMP for Ayurved drugs? सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. स्केड्यूल टी, है ना. मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है तो हमें याद रखना है. चाहे से AIPGT एग्जाम हो, चाहे से बाकी एंट्रेंस PSCs वगैरह हो, तो उनमें ये क्वेश्चन आता रहता है, हमें पता होना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 75. चरक संहिता एवं शारंदर संहिता में वर्णित च्यवनप्राश के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है ना. तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है. तो च्यवनप्राश में आचार्य चरक ने जो भर्जन बताया है वो घृत और तेल दोनों से बताया है. ठीक है. जबकि आचार्य शारंधर ने जो भर्जन बताया है वो केवल घृत से बताया है.
ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया दोनों में डिफरेंस। दूसरा, जब आचार्य चरक जो च्यवनप्राश में जो अष्टवर्ग बताए हैं, है ना, उनमें से उन्होंने 3 नहीं माने। कौन कौन से? एक तो महामेधा उन्होंने कंसिडर नहीं करा, दूसरा शीरकाकोली, ठीक है, वो नहीं माना है, और थर्ड जो है उन्होंने वृद्धि भी नहीं माना। तो ये ध्यान रखना है, आचार्य चरक ने नहीं माने, ठीक है। जबकि आचार्य शरंधर ने जो है केवल वृद्धि नहीं माना, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, दोनों में डिफरेंस। और थर्ड चीज़ क्या है कि जो च्यवनप्राश है उसके लिए बताया गया है कि क्षीणशतानाम वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनानाम, है ना। तो ये भी कोटेशन भी कई बार रखकर पूछ लेते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 76। र और टा का उच्चारण स्थान है सो मूर्धा, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, संस्कृत से क्वेश्चन आया गया है। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। तो पहला आता है दंत और ओष्ठ, ठीक है। जो दंत और ओष्ठ से की हेल्प से बोले जाते हैं वर्ड्स, वो अक्षर कौन कौन से हैं? व, तो इसको वकारस से भी कहा जाता है ना, तो वह ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कंठ और ओष्ठ, इनकी हेल्प से जो हम अक्षर प्रोनाउंस करते हैं वो कौन कौन से हैं? तो ओ और औ, ठीक है। नेक्स्ट, कंठ और तालु, ठीक है, इनकी हेल्प से जो हम बोलते हैं वो है ए और आई, ठीक है। लास्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट अनुनासिका। तो अनुनासिका से हम क्या क्या बोलते हैं? य, मा, अंग, अणा और ना, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, यहीं से पूछा जाता है अगर कोई उच्चारण स्थान पे क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 77। प्रकोपणम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र, ठीक है, करेक्ट आंसर इज प्र। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 78। अग्निवेश शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? सो करेक्ट आंसर इज प्रथमा विभक्ति, है ना, इजी है। क्वेश्चन 79। निम्न उक्त में कौन सा नेत्र रोग लेखन साध्य है? सो करेक्ट आंसर इज पोथकी। सो याद रखना है कि जो लेखन साध्य जो रोग बताए हैं वो आचार्य सुश्रुत ने 9 बताए हैं, है ना। तो जो 9 लेखन साध्य रोग हैं उनमें सभी वर्तमगत आते हैं, ठीक है, सभी वर्तमगत हैं। और पोथकी जो है उनमें से एक है ना। पोथकी के लिए आचार्य सुश्रुत बोलते हैं रक्त सर्षप सन्निभम, रक्त सर्षप के समान लगता है ना। जबकि आचार्य वाग्भट जो हैं वो बोलते हैं श्वेत सर्षप सन्निभम। तो ये दोनों ही हमें डिफरेंसेस पता होने चाहिए, ठीक है, ये आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग और ये वाग्भट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं योग रत्नाकर के अनुसार कुंचन व्याधि में उत्पन्न होता है, किस में उत्पन्न होगा, है ना। कुंचन व्याधि जो है तो नाम से पता लग रहा है तो कुंचन, है ना, यानी कि कुछ चीज़ क्या हो जाएगी संकुचित हो गई होगी, है ना। तो ये आचार्य योग रत्नाकर ने बताया था कि इसमें वर्तम जो है वो संकुचित हो जाती हैं, ठीक है। इसी की तरह माधव निदान ने भी एक अलग सा ये बताया है, नेत्र रोग बताया है, वो क्या है? पक्षमसात। तो वो भी यहीं पर याद रख लो, पक्षमसात। तो इसमें क्या होता है? सातन होने लगता है लैशेस का, है ना, गिरने लगती हैं। और जो दोष बताया है वो पित्त प्रधान बताया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं शिशुओं में सबसे आम ऑडियोमेट्री स्क्रीनिंग है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, राइट। नेक्स्ट, सुश्रुत अनुसार गलशुंडिका की चिकित्सा में कौन सा चिकित्सा कर्म बताया गया है? ठीक है, सो गलशुंडिका जो है इसमें छेदन करते हैं, ठीक है, सो करेक्ट आंसर छेदन होगा डेफिनेटली। इसके साथ साथ ध्यान रख लो कि गलशुंडिका जो है वो एक तालुगत रोग है ना। मुखगत में जो अलग अलग गत रोग बताए हुए हैं तो उसमें ये तालुगत बताया गया है, और ये तालु मूल में होता है, ठीक है।
और इसमें कफ और रक्त दोष होते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट लक्षण है ना, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, वो ये है कि धमात बस्ती प्रकाशम ऐसा दिखता है ये, ठीक है। दूसरा, अष्टांग हृदय क्या बोलते हैं? मत्स्य बस्ती निभम। तो ये दोनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, हमें याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सुश्रुत अनुसार शीताद व्याधि में कौन सा दोष दूषित होता है? ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज कफ और रक्त, ठीक है। और जो शीताद है वो दंत मूलगत रोग है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, दंत मूलगत है। इसमें जो कोटेशन है कुछ वो ऐसे होती है, शोणितम दंत वेष्टभ्यौ यस्य अकस्मात प्रवर्तते, है ना, दंतमासानि शीर्यन्ते पचन्ति च परस्परम। तो ऐसे करके श्लोक आता है। नेक्स्ट देखते हैं। अष्टांग हृदय अनुसार यदि किसी रोगी के आंखों में शीतल तथा स्वच्छ जलीय स्राव हो रहा है एवं रुजा युक्त है, तो वह कौन से अभिषंद से पीड़ित हो सकता है? सो करेक्ट आंसर इज वातिक अभिषंद, है ना। उसके लिए बोला गया है शिशिर अश्रुता, है ना, शिशिर अश्रुता। दूसरा, शिरोअभिताप, तो ये ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 85। आचार्य सुश्रुत के अनुसार ग्रीष्म ऋतु से संबंधित कौन सा कथन सही है? दही सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमें पता है कि हेमंत, शिशिर और वर्षा, इन 3 ऋतुओं में हम जो है दही सेवन कर सकते हैं, बाकी तीनों में नहीं करना है ना। नेक्स्ट देखते हैं 86। अष्टांग हृदय के अनुसार क्रश होने के लिए डैश पानी पीना चाहिए। सो भोजन से पहले पिएंगे तो इंसान जो है कृश होगा, है ना, भोजन के बाद तो स्थूल होगा, और भोजन के मध्य में तो सम रहेगा, है ना, क्योंकि हमारी जो धातुएं हैं वो सम अवस्था में रहेंगी, इसीलिए जो उसकी शारीरिक अवस्था है वो समान रहेगी, है ना। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 87। निम्न में से कौन सा दुग्ध शोथ गुल्म उदर अर्शकृमि कुष्ठ एवं विष के लिए निर्दिष्ट है? तो उष्ट्र जो दुग्ध है वो बताया गया है। 88 क्वेश्चन देखिए, चरक अनुसार अंगमर्द, अरुचि एवं भ्रम के लक्षण निम्न में से किस अधारणीय वेग के धारण करने से उत्पन्न होते हैं? सो शुदा, है ना। और यहीं पर ही आपको याद होना चाहिए कि जो अंगमर्द है वो 3 वेग के धारण से होता है, शुदा, निद्रा और शुक्र वेग धारण से, है ना। तीनों में ही आपको जो है अंगमर्द कॉमन लक्षण मिलेगा। 89 देखिए, सुश्रुत अनुसार निम्न में से किस स्रोत का जल क्षार, पित्तवर्धक, कफ शामक, दीपन एवं लघु गुण से युक्त बताया गया है? सो करेक्ट आंसर इज कूप, है ना। 90 देखिए, चरक अनुसार उष्ण आहार लेने से निम्न उक्त कौन सा लाभ मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वातानुलोमन, ठीक है। और AIPJT 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसी टॉपिक से रिलेटेड था कि शरीरम उपचिनौती, ठीक है। तो ये किससे हमें मिलता है? उष्ण आहार से, स्निग्ध आहार से, है ना, द्रव आहार से, ऐसे करके बहुत ही कंफ्यूजन वाले ये दिए हुए थे। लेकिन जिसको टिप्स पे पता होगा, आहार विधि विशेष आयतन, उसको ये आंसर पता होगा, है ना। सो करेक्ट आंसर था इसका क्या? स्निग्ध आहार, ठीक है, ये था सेकेंड वन। तो याद रखना है। तो स्निग्ध आहार से शरीरम उपचिनौती, बल वर्णप्रदम, ये सब मिलता है, ठीक है। जबकि उष्ण आहार से वातानुलोमन, क्षिप्रम जरा गच्छति, है ना, श्लेष्मा का ह्रास हो जाना और अग्नि बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। द्वित्रोणे अष्टपल सम्मितम, है ना, तो आपको यहीं से समझ जाना चाहिए अष्टपल। नेक्स्ट वहाँ पे हिंट दे रहे हैं, शंख नाभि आदि नाम प्रमाणम प्रतिवाप्य। सुश्रुत के अनुसार इस श्लोक में उल्लेखित अनुपात किस प्रकार के क्षार
निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो जब हम सुश्रुत सूत्र पढ़ते हैं क्षार निर्माण, तो वहाँ पर क्षार निर्माण में 3 प्रकार के बताए हुए हैं हमें, है ना। मृदु क्षार, जिसको हम संव्योम भी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा मध्यम क्षार। तो ये जो मध्यम क्षार है ना, इसमें बताया हुआ है कि जो मृदु क्षार आपने बनाया था, इसी में ही आप क्या करो कि आपका जो है भस्म शर्करा, कट शर्करा, है ना, शंखनाभि, ये सब चीज़ें डाल दो। और कितना मात्रा में डालना है? अष्टपल, 8 पल डालना है, ठीक है। और तीसरा जो बताया था वो था तीक्ष्ण क्षार। तो तीक्ष्ण कैसे बनाओगे? अगर आप उसमें दंती आदि द्रव्य डाल देते हो, इसका चूर्ण डाल देते हो, है ना, और कितनी मात्रा में? शुक्ति प्रमाण में, ठीक है, शुक्ति प्रमाण में, तो वो कहलाएगा तीक्ष्ण क्षार। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहा? मध्यम क्षार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 92। सुश्रुत के अनुसार व्रण चिकित्सा के षष्ठी उपक्रम में निम्नांकित कौन सा उपक्रम वर्णित नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज रुक्षण। रुक्षण कहीं नहीं बताया उन्होंने, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 93। निम्न में से कौन सा क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन इज द बेस्ट चॉइस फॉर ब्लड लॉस रिप्लेसमेंट? तो ये भी इजी है, रिंगर लैक्टेट सबसे सेफेस्ट है, उसी को हम यूज़ करते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 94। मृदु पाश सुश्रुत संहिता के अनुसार क्या है? तो एक यंत्र दोष है। तो आपको पता होना चाहिए कि यंत्र दोष जो है आचार्य सुश्रुत ने 12 बताए हैं, है ना, जबकि शस्त्र दोष जो है वो कितने बताए हैं? 8, ठीक है। तो संख्या भी पूछ ली जाती है कई बारी, तो वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी वॉज सेटअप एज कोलेबोरेशन बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ आयुष एंड CSIR, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 96। चरक संहिता षड विरेचन शत आश्रित अध्याय वर्णित संधानीय दशमानी गण में कौन सा द्रव्य बताया गया है ना। तो प्रश्नपण्णी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 97। चरक उक्त उन्माद अध्याय में वर्णित कल्याण घृत का प्रयोग किस प्रकार के विषम ज्वर के लिए निर्दिष्ट है ना। तो जो है कल्याण घृत एक तो उन्माद चिकित्सा में आते तो कंफर्म हो ही गया, है ना, क्वेश्चन में बता दिया है। दूसरा, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत सारे बताए हैं, जैसे कि वात रक्त में है ना, प्रतिशय में बताया हुआ है, साथ में तृतीयक और चतुर्थक दोनों ज्वर में जो है इसका वर्णन आया है, ठीक है, मतलब दोनों में जो है इंडिकेटेड है। नेक्स्ट जो है वो बंध्या और पुंसवन कर्म में भी यूज़ होगा, ठीक है। और लास्ट में क्योंकि उन्माद में है इसलिए सर्वग्रह नाशनम तो है ही सही, है ना, तो ये भी ज़रूरी है, ध्यान रखना है। और कल्याण घृत में टोटल जो ड्रग्स हैं वो हमारे आते हैं कितने? 28, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चरक अनुसार शिलाजतु सेवन काल में निषिद्ध है, तो कुलथ की दाल, है ना, क्योंकि ये भेदन करती है ना, इसीलिए। और दैट इज़ द रीज़न कि इसको जो है अश्मरी में इंडिकेटेड बताया गया है कुलथ की दाल को, ठीक है। 99 देखिए। चरक अनुसार निम्नांकित कौन सा सिद्धांत सन्निपातिक ज्वर की चिकित्सा के लिए कहा गया है? सो कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा, है ना, करेक्ट आंसर। और यहीं पर याद रख लो कि कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा सन्निपातिक ज्वर प्लस सन्निपातिक मदात्य इसमें भी बताया गया है, ठीक है। जबकि सन्निपातिक मूत्रकृच्छ जो है उसमें वात स्थान अनुपूर्वी बताया गया है, ठीक है। तो ये तीनों ही पॉइंट ज़रूरी हैं, तीनों ही याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 100। चरक अनुसार प्रमेय की साध्य असाध्यता संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कफज प्रमेय प्रमेय पूर्व रूप के साथ उत्पन्न होने पर साध्य है, पित्तज प्रमेय बिना मेद दृष्टि के साध्य है ना। सो यही करेक्ट आंसर है, सेकेंड वन। तो कफज जो है वो साध्य है, क्यों? समक्रियात्वाद होने की वजह से, है ना।
पैतृक जो है वो विषम क्रियात्वाध्वनि की वजह से यहाँ पे बताया गया है ना, विरुद्ध उपक्रम है ना उसमें, इसीलिए। लेकिन अगर वहाँ पे मेरु दृष्टि नहीं हुई है तो फिर साध्य है। नेक्स्ट जो वातिक वाला है वो आपको पता ही होगा कि एक तो विरुद्ध उपक्रम है प्लस महाअत्ययिक है ना, इसीलिए वो जो है असाध्य बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा AIPGAT 2018 जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट होता है। अगर If this video was helpful to you, then please do like, share and subscribe Leaf Cure Health, because it takes a lot of time and our effort.